बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में खुश आमदीद कहेंगे आपको। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फ़ारूक। और आज इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हम करेंगे एक खूबसूरत कलाम से, मरीज़म या रसूल अल्लाह। क्या प्यारा ये कलाम, और पढ़ा किस शान से, हम सब के बड़े ही फेवरेट एहसन खान ने पढ़ा है। कलाम सुनाते हैं आपको, फिर ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एहसन खान से मुलाकात कराएंगे। मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म इलाजे दर्द दिल चारा गर कुन, इलाजे दर्द दिल चारा गर कुन। मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म इलाजे दर्द दिल चारा गर कुन, इलाजे दर्द दिल चारा गर कुन। आपके दर पे मैं आया बन के सवाली, है खबर मुझको ना भेजेंगे आप खाली। मेरे आपके दर पे मैं आया बन के सवाली, गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम नदारम दर जहां जुज़ तू। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ज़बरदस्त खूबसूरत आवाज़ और कितनी खूबसूरती से, कितनी अकीदत से उन्होंने ये कलाम पढ़ा है। एहसन खान हमारे मुल्क के बेहतरीन अदाकार भी हैं, होस्ट भी हैं, और बहुत मरतबा जो है वो गा भी चुके हैं। जिस तरह अभी भी हमने देखा कि कलाम उन्होंने कितनी खूबसूरती से पढ़ा, तो खूबसूरत आवाज़ भी है इनकी। तो एहसन आज हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन से पूछते हैं, स्पेशली इस कलाम के बारे में बात होगी एहसन से, और इसके अलावा ओवरऑल रमज़ान के बारे में भी उनसे बात करेंगे। एहसन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एहसन, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप सबको रमज़ान मुबारक। हमारे तमाम व्यूअर्स जितने हमें देख रहे हैं, आई जस्ट होप एंड विश के उनका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया एहसन। इस कलाम से मुताल्लिक हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे, मरीज़म या रसूल अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा। अब ये फ़ैसला करना कि अच्छा ये कलाम पढ़ना है, जब पहले से किसी और ने पढ़ा हो तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है कि इसको कैसे अदा करना है। और कलाम भी सोचे थे कि यही कलाम था जो सोच लिया कि यही पढ़ना है? एक्चुअली इत्तेफाक की बात है कि आप ऑब्वियसली रमज़ान से पहले आप रमज़ान की तैयारी भी कर रहे होते हैं, और फिर शो होस्ट करने के हवाले से रमज़ान से कुछ दिन पहले मैं अपने बाकी कामों से ब्रेक लेकर के तो आई स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट द रिलीजन एंड अहदीस का मुताला, और बहुत सी कुरानिक वर्सेस का मुताला कर रहा होता हूँ रेगुलरली ऑन एंड ऑफ बेसिस पे। ज़ाहिर है वो होस्ट करना होता है तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, ख़ुद को भी थोड़ा सा आप अपना जो दुनियावी मामलात से हटा के जहन आप चाहते हैं कि ये पूरा महीना आप रमज़ान के कामों में, रोज़ों में आप लगे रहें। सो ये एक क्लिप इस नात का मेरी नज़र से गुज़रा, जो कि किसी ने शेयर किया हुआ था, और वो 2-3 मरतबा हर रोज़ जब मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था तो ये मेरे सामने नात का क्लिप आया करता था। सो मुझे इतना फैसिनेट किया और इतना मुझे खूबसूरत लगा कि मैंने इसका, ज़ाहिर है ये पर्शियन कलाम है, इसका जो आगाज़ है मेरा, बाकी तो उर्दू में है, लेकिन इसका आगाज़ और मिडल में कहीं पे मैंने पर्शियन यूज़ किया है। तो इसका यकीनन मैंने आई लुक्ड फॉर द मीनिंग ऑल्सो, और बड़ा दिल को छू गया ये ट्यून भी, और ये पूरा कलाम बड़ा अच्छा मुझे लगा। तो वन फाइन डे वी जस्ट गॉट आउट, वी वेंट टू दिस लोकेशन पोर्ट ग्रैंड, एंड देन वी शॉट दिस नात ऑल्सो, और इसी तरह बस सिलसिला है। उसका फीडबैक बहुत अच्छा मिला। जहाँ मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ उधर भी ये नात चल रही है, और आपके पास भी, हम टीवी से तो एक ताल्लुक़ ऐसा है हमेशा से रहा कि मेरे काम को बहुत सराहा इन्होंने। इनफैक्ट मेरे जितने भी जो बिगिनिंग, वो कहते हैं ना, काम जो हैं, लाइक रमज़ान का आगाज़ जब हुआ तो मेरा करियर हम टीवी से होस्टिंग के हवाले से बना, बिकॉज एक शो होता था हई अल फलाह के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो मुझे मैमूना सिद्दीकी साहिबा, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि ये क्विज़ प्रोग्राम है बच्चों का, तो आप ये करें रमज़ान में।
I did that and then we started doing the Ramzan transmission and then obviously PTV के साथ तकरीबन 7 साल से करता हुआ आ रहा हूँ, तो ये सिलसिला चल रहा है एंड आई एम ग्रेटफुल कि लोग इस नात को सुन रहे और पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा वो जज्बा, वो अकीदत, वो प्यार, वो खूबसूरती और जिस तरह से आपने इसको शूट किया है वो बेशक नज़र आ रहा है कि आपने इसको पढ़ने में भी जितनी आपने मेहनत की है, इसको शूट करने में आपने जितनी मेहनत की है उसमें वो तमाम जज्बात हमें नज़र आ रहे हैं। आपने जिस तरह खुद भी मेंशन किया कि 10 साल तो आपको हो गए रमज़ान ट्रांसमिशन को होस्ट करते हुए, लेकिन जिस तरह हम सब भी बात कर रहे थे कि ये रमज़ान बाकी रमज़ान के महीनों से मुख्तलिफ है, तो ये कैसे मुख्तलिफ है आपके लिए? मुझे ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट कि यकीनन आप सब जानते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये फ़र्क है। लेकिन पिछले साल भी रमज़ान में आई क्लियरली रिमेंबर कि बहुत महंगाई थी और लोग बहुत परेशान थे, लेकिन इस बार कुछ सिलसिला बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे इकनॉमिकल हमारी सिचुएशन एंड पॉलिटिकल सिचुएशन एंड एवरीथिंग इज़ सो केओटिक राइट नाउ। सो मुझे इस चीज़ की ज़ाहिर है, हम बीइंग अ पाकिस्तानी एंड लिविंग इन पाकिस्तान एक तकलीफ़ होती है कि आप हमारे जो लोग हैं वो इतना सफ़र कर रहे हैं, इतनी महंगाई में भी। आप देखिए जब मैं न्यूज़ क्लिप्स देखता हूँ और आटे के थैलों के पीछे जो लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं और जिस तरह से लोग अपनी जान भी दे रहे हैं, मतलब आटे की बोरी की खातिर, यार ये तो एक अलमिया है और बहुत हम शायद इसे समझ नहीं पा रहे। ये एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है जिसको सब लोगों को मिलके, मैं सिर्फ एक सर्टन इदारे को या मैं हुकूमत को मैं कसूरवार नहीं ठहराता, मैं सब लोगों की बात करता हूँ। मैं आप हम सब पे लाजिम है कि हम इस मौके पे हम एक दूसरे का ज़्यादा साथ दें, एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ चढ़ के एक दूसरे की मदद करें। स्पेशली रमज़ान के महीने में तो आप जानते हैं कि हमें भी अगर किसी को कम दिया है या किसी को ज़्यादा दिया तो वो दोनों तरह से एक आजमाइश है। सो हम लोग अपना किस तरह से रोल अदा कर रहे हैं ये हमें देखना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल, कैसे अपना रोल अदा कर रहे हैं ये देखना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है। ऐसा एक चीज़ और भी, बिलखुसूस रमज़ान के महीनों में हम ये देखते हैं और आज से नहीं पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जब रमज़ान ट्रांसमिशंस होती हैं, यू बिंग द होस्ट, एक तनकीद होती है कि रमज़ान ट्रांसमिशन एक्टर्स क्यों करते हैं। आप पे भी ज़रा तनकीद होती है, तो मैं इसलिए सवाल आपसे करूँ बिकॉज़ ज़रा 10 साल से आप कर रहे हैं, ऐसी तनकीद को आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? नहीं, ये बड़ी आपने जो बात की है, इट इज़ फैक्ट। मैं आपको बताता हूँ हाउ इट्स फैक्ट। हम लोग एज एक्टर्स या होस्ट जो हैं वे नॉट आलिम दीन और ना ही हमें उस तरह से नॉलेज होता है दीन का। मेरा काम है सिर्फ सवाल पेश करना। मैं अपने शोज़ पे सिर्फ सवाल करता हूँ, दैट्स इट। जो उलमा कराम, मैं बहुत इज़्ज़त के साथ उनका नाम लेना चाहूँगा, ये हमारे यहाँ पे आजकल ट्रेंड बन गया कि उनको मौलवी हजरात और बड़े एक ऑड लहजे में या उनको पुट डाउन, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। क्योंकि हमारे जो आलिम दीन हैं, चाहे वो किसी भी फ़िक़े से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने तालीम हासिल की हुई है इस चीज़ की और बहुत से हाफ़िज़ कुरान हैं, उनको उनके सीनों में बहुत सी अहदीस जमा है, उनके दिलों में कुरान जमा है। तो हमारी नज़र में वो उनकी बहुत इज़्ज़त है और हमें करनी चाहिए। और मैं 10 साल से इन्हीं लोगों से अपने शो पे बहुत कुछ सीखता हूँ। एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे अंदर डेफिनेटली एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीज़न इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है। मैं ये कहना चाहूँगा बिकॉज ऑफ रमज़ान ट्रांसमिशन आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ लर्नर। मैं सिर्फ सवाल करता हूँ, जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप मेरे हिस्से का जवाब तो नहीं दे रहे ना आप दोनों, इसी तरह मैं उनके हिस्से का जवाब नहीं देता, मैं सिर्फ सवाल करता हूँ और मेरा यही काम है। बट उस दौरान उनकी उस माहौल में बैठना, रमज़ान का ये जो फेस्टिवल है इसको मुसलमान जो है बड़ी खुशनस्लूबी से मनाते हैं और इसमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और ज़कात पर पाबंदी, ज़कात देना पाबंदी के साथ रोज़ा रखना, मिल के बैठ के इफ्तार करना, सहरी करना, ये सब कुछ जो विजुअली हमें नज़र आता है हम उस पर भी फॉलो करते हैं हम उसको। और उसके साथ साथ इंटरनल क्लेंजिंग जो है रोज़े का जो असल मकसद है उसको भी जारी रखते हैं हम लोग। सो आई जस्ट आस्क द क्वेश्चन एंड दे रिप्लाई, बस ये फ़र्क है। बिल्कुल ऐसा, लेकिन जिस तरह आपने भी बताया कि आप सिर्फ सवाल करते हैं अपने शो में, जो कि एक अच्छी बात है, एक होस्ट का काम है, एक एंकर का काम है कि वो डिस्कशन को जनरेट करे, वो सवाल करे। लेकिन इसके साथ साथ जब आप रमज़ान ट्रांसमिशन कर भी रहे होते हैं, आलिम दीन आपके साथ मौजूद भी होते हैं, उनसे आप आए दिन बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं,
तो उस दौरान मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी बातें हैं जो कि आप सीख रहे होते हैं और आप वो सारी बातें कर दें दीन के हवाले से, आप दूसरों को बता रहे हैं, किसी से सीख के आप आगे बता रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल है वो कर भी सकते हैं। हम सब मुसलमान हैं, दीन के करीब हैं, हमें अपने दीन का पता भी है। तो अगर दीन की कोई बात आगे पहुंचाई जा रही है, चाहे वो कोई एक्टर पहुंचा रहा है, चाहे वो कोई होस्ट पहुंचा रहा है, चाहे वो कोई एंकर है, या चाहे कोई आलिम दीन है, तो मेरे ख्याल में वो तो सदका जारिया ही है। हर मुसलमान को हक है कि वो दीन की बात करे भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भी पेश करे और दीन की बात को आम भी करे और जिक्र भी करे अल्लाह का। ये तो कहीं पे कोई इसके ऊपर कोई ममानियत नहीं है कि आप दीन में आपने PhD की हुई है नहीं की हुई, डजंट मैटर, बट यू कैन ऑलवेज जितना आपकी कैपेसिटी उसमें रहकर तो आप दीन को फॉलो भी करते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ना, आप ज़रा बच्चों के हवाले से अगर हम बात करें कि जब रमज़ान आता है तो हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, दीन के बारे में भी बता रहे होते हैं, इस मुक़द्दस महीने की अहमियत भी बता रहे होते हैं। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? बच्चों की तरबियत के हवाले से हमें बताइएगा कि किस तरह से अपने बच्चों को बताया जा सकता है कि माह मुक़द्दस की क्या अहमियत है। अच्छा, आई पर्सनली फील दैट हम लोग जिस भी किसी चीज़ से इम्प्रेस होते हैं तो हम उससे इंस्पायर भी होते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। होता ये कि आप बच्चों को ज़बरदस्ती तो बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन उनको ख़ुद से इंस्पायर करना, इम्प्रेस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अपनी ज़ात में कितना ठहराव है, आप अगर झूठ नहीं बोलते, आपकी प्रैक्टिसेस, आप नॉर्मल एज अ प्रॉपर सिटीजन, एज अ सिविल पर्सन, यू फॉलोइंग ऑल द रूल्स, आप सिग्नल नहीं तोड़ रहे, बच्चे आपके साथ बैठे हुए देख रहे हैं, आप खाना बिस्मिल्लाह करके खा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, किसी को मुश्किल से निकाल रहे हैं, यू हेल्पिंग आउट लॉट ऑफ पीपल जो विक्टिम्स हैं या आपसे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं या लोग हैं, आप उनकी जब मदद करते हैं, ये सब कुछ बच्चे नोटिस करते हैं। सो सबसे पहला रूल तो ये कि आप एज ए ह्यूमन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाया कैसे? उन्होंने ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं कहा कि वो दीन में आ जाए, इस्लाम में तो जबर है ही नहीं। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करके लोगों को इंस्पायर और इम्प्रेस किया। इसी तरह आप, मैं और दूसरे लोग अपने बच्चों को सिर्फ इस तरह सिखा सकते हैं कि उनको इंस्पायर किया जाए। क्योंकि मेरे घर में एक माहौल है, मेरी वालदा यहाँ पे हैं आजकल, तो वो रोज़े की पाबंद हैं, नमाज की पाबंद है, उन्होंने हमें भी सिखाया। हमारे घर में रोज़ों में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पाबंदी होती है, रमज़ान की भी, नमाज की, हर चीज़ की। सो दैट्स हाउ योर किड्स पिक दैट अप फ्रॉम यू, दे हैव टू लर्न इट। कि अगर आप दुनियावी चीज़ें भी सीख रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, यू ऑल्सो हैव टू फॉलो द रिलीजन। हाउ गुड ऑफ अ ह्यूमन यू आर, ये आप करके उनको बताते हैं। बिल्कुल, यानी ऐसा बच्चों को हम सिखाते हैं, बताते हैं अमल से, और कई दफ़ा तो हम कहानी भी बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे उससे भी बहुत सीखते हैं। जिस तरह आपने तरबियत का जिक्र किया, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने आगाज़ आपकी नातिया कलाम से किया था, मरीज़म या रसूल अल्लाह। तो आप अगर घर में पढ़ते हैं या किसी वक्त आप पढ़ रहे हैं, बच्चे देखते हैं कि मेरे डैडी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों में भी शौक़ आता है नात पढ़ने का? बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं? अच्छा, अभी तक टू बी ऑनेस्ट उन्होंने नात तो नहीं पढ़ी, टू बी ऑनेस्ट, बट नेचुरली व्हेन दे वॉच मी डूइंग इट, दे माइट फॉलो एट सम पॉइंट। लेकिन ये कि वो कुरान ऑब्वियसली पढ़ना रोज़ रमज़ान में एक एहतमाम होता है। अगर किसी बच्चे का रोज़ा नहीं भी है, 9 साल का है और एक मेरा बेटा 11 साल का है, इन दोनों का अगर रोज़ा नहीं भी होता, लेकिन स्कूल से आते हैं तो शाम में एहतमाम जो हम लोग बैठते हैं, मेरी पूरी फैमिली, तो वो एक एहतमाम होता है कि रोज़ा इफ्तार हो रहा है। सो वो एक रिचुअल घर में, आप यही चीज़ें होती हैं जो आप बच्चों को ट्रांसफ़र, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वर्ल्डली तरक्की के साथ साथ दुनियावी तालीम भी लाजमी है, लेकिन अपने रिलीजन को भी साथ लेके चलें। बिल्कुल एहसन, अब आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी पूरी टीम की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो नात हमने अभी सेगमेंट के स्टार्ट में सुनी, वो आप अगर हमें अभी लाइव सुना दें। मैं आपको बिल्कुल एक बिगिनिंग की लाइन सुनाता हूँ। मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म मरीज़म। बहुत शुक्रिया एहसन, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। और आगाज़ भी इस कलाम से, इख्तिताम भी इस कलाम से। बहुत शुक्रिया फिर से कहेंगे एहसन, आपने इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे हम, रमज़ान और हमें वापस आएंगे। स्टे विद अस। हमारा बहुत ही मज़ेदार सेगमेंट जिसका नाम ही है मज़ेदार रमज़ान, वो आपकी खिदमत में हाजिर है। समीन मोइज़ हमारे साथ हैं और आज क्या बनने वाला है हमारे किचन में, उनसे पूछ भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीन, क्या हाल है?
अस्सलाम वालेकुम शोएब, अस्सलाम वालेकुम समीन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। समीन, कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि कराची वाले यूं तो सुबह का वक्त हो या रात पराठा ज़रूर खाते हैं, और आज आप किचन देख के मुझे लग रहा है कुछ पराठे पराठे वाली फीलिंग आई है। अच्छा, आपके गेस्ट आजकल बड़े ज़बरदस्त और एक्यूरेट जा रहे हैं। हम आज बना रहे हैं मिनी चिकन पराठास। यानी कि पराठे का हमारे का मतलब कहने का मकसद ये है कि पराठे होते तो बड़े हैं, लेकिन हम चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। और अगर आपके घर में आपका मूड हो रहा है कि अफ्तारी में आप ये ना बनाएं, तो आप बिल्कुल सहरी में भी बना सकते हैं। तो सहरी और अफ्तारी दोनों के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है। मिनी पराठा मैं इसमें इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम अफ्तारी में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो एक पराठा एक बंदे के लिए काफ़ी मतलब इनफ सर्व हो जाता है अलॉन्ग विद अदर डिशेज एज वेल। तो आप उसको एक पराठे को भी बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं। हमें स्टार्ट करते हैं अपना काम। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग की थोड़ी शॉर्टेज होती है, तो मैंने गार्लिक के साथ 200 ग्राम ऑफ चिकन है जो कि बोनलेस है, कीमा बना हुआ है, इसको मैंने हल्का सा सौते कर लिया। ठीक है, इसकी फिलिंग जो है वो बहुत मज़ेदार सी है और बहुत मतलब मज़े की फिलिंग है। आप चाहें तो मैं तो ये भी बोलूँगी कि अगर ये फिलिंग बच जाती है तो आप इसको सहरी में एज अ कीमे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़े मज़े की हमारा ये चिकन पराठा आज बनेगा। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल डालेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद हमने तकरीबन 1/4 कप जो है ये अनियन, चॉप्ड अनियन हमने डालनी है। अच्छा, आपने देखा होगा कि मेरी रेसिपीज़ के अंदर मैं चॉप्ड अनियन का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ अपने खानों में, मतलब स्पेशली फिलिंग्स में। उसका एक रीज़न है, आपने नॉर्मली देखा होगा जो फिलिंग्स होती हैं वो बहुत खुली खुली सी और बहुत टूटने टाइप या बिखरने वाली फिलिंग जो होती हैं वो नॉर्मली नज़र आती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि फिलिंग ऐसी हो जो वेल कंबाइंड हो, मतलब साथ जुड़ी जुड़ी हो। तो जो प्याज का मसाला बनता है उससे ये होता है कि फिलिंग जो होती है ना आपकी थोड़ी सी जुड़ी जुड़ी सी हो जाती है, यानी कि वेल कंबाइन हो जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी प्याज इस्तेमाल करती हूँ अपनी फिलिंग्स के अंदर, ताकि फिलिंग जो है वो वेल कंबाइंड हो। अच्छा देखिए, यहाँ पे प्याज हो रही है सौते। मैं ये करती हूँ इतनी देर में कि जो हमारे स्पाइसेस हैं मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम डालेंगे इस चिकन जो हमारी हल्की सी सौते हुई हुई है, इसमें सबसे पहले सॉल्ट मैं ऐड करूँगी। थोड़ा हल्का ही रखिएगा बिकॉज इसमें सोया सॉस भी डल रहा है। 1 टेबल स्पून ऑफ हम डालेंगे सोया सॉस। ठीक है, और ये है पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। फिर हम डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून। फिर हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे लाल कुटी हुई मिर्चें 1/2 टीस्पून। तो आप ये देख रहे हैं बड़ा चटपटार सी जो है ना इसकी फिलिंग तैयार होगी। लेमन जूस जा रहा है तकरीबन 1 टेबल स्पून। और दही का इंग्रेडिएंट जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दही इस फिलिंग के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला। और मैं ये करूँगी कि साथ में हमारी प्याज जो है वो यहाँ पे सौते हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि हल्का सा कलर चेंज हो और हल्की सी खुशबू आपको महसूस जैसे ही हो, तो आप उस वक्त जो है वो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करें, नहीं तो प्याज का जो कच्चापन होता है वो ज़रा अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं दही को इस्तेमाल कर रही हूँ इस फिलिंग में। दही से भी जो है ना वो हल्का सा मसाला जो है वो तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस वाली जो है ना वो आपकी फिलिंग जो है ना वो नहीं होती है। अच्छा, मेरे पास बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त लेमन की और साथ में दही की। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉफ्ट भी हो गई है प्याज और कलर भी चेंज हो गया। तो मैं जो मैंने ये बनाया है चिकन का वो मैं डायरेक्ट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और मैं ये करूँगी कि मैं यहाँ से हटाऊँगी अपनी ये चीज़ें साइड पे और फिर बताऊँगी कि पराठे हमारे जो हैं वो कैसे बनेंगे। तो ये मिनी पराठा है, तो मिनी पराठों के लिए मुझे डेफिनेटली पेड़ा भी जो है वो मिनी ही चाहिए। अच्छा, आटे को मैंने बहुत सिंपल तरीके से गूंद लिया है। तकरीबन 2 कप जो है वो मैदा है और 1/2 कप जो है वो चक्की वाला आटा, जो आपका ब्राउन आटा होता है वो आप इस्तेमाल कर लें। और इसको मैंने थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें डाला है तेल का, उससे क्रिस्पीनेस अच्छी आती है। और उसके साथ साथ जो है मैंने डाला है 1 टेबल स्पून शुगर, उससे हल्की सी मिठास आएगी। सॉल्ट डाला है और आप इसको अच्छे से जो है वो गूंद लें। गूंदने के लिए भी मैंने हमेशा ये चीज़ मैं मेंशन करती हूँ अपने शोज़ के अंदर कि जब आप आटा गूंदें तो ज़रूर उसको रेस्ट दें, अबाउट आधे घंटे का रेस्ट लाजमन दें। अच्छा, चंगेरी बनाई, जैसे भी आप अपने घर में आसानी के साथ इसको बेलते हैं उस तरह से आपने इसको बेला। ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल नया था हमारे लिए कि चंगेरी बनाई। दिस वाज समथिंग न्यू फॉर अस। अच्छा, इसको जो है चंगेरी बोलते हैं ना, जो हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मैंने हल्का सा जो है इस पे लगाया घी।
और आप घी चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अपना अगर हाथ का इस्तेमाल करें तो मेक श्योर कि आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। अच्छा, घी आप लगाएंगे ना तो बिल्कुल एंड तक जो है ना ये आपका घी जो है लगना चाहिए, ताकि जो हमारे जो लेयर्स खुलेंगी ना वो ये एंडिंग से ही खुलती हैं। उसके बाद आपने खुश्का जो होता है उसको ऐसे करके आपने छिड़कना है और फिर उसके बाद नाइफ़ से यहाँ से काटना है सेंटर में से, ठीक है। काटने के बाद आपने इसको देना है अच्छा सा बल ऐसे करके, ठीक है। ये नज़र आ रहा होगा कि मैं किस तरह इसको बल दे रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के जो बल वाले पराठे बनते हैं आप वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास हो गया। इसको मैंने ऐसे प्रेस किया और ये जो इसकी एंडिंग थी वो मैं ऊपर लेकर आ गई। मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा ये पेड़ा जो है ना बल वाला तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये किया कि इसी पेड़े को मैं जो है दोबारा से बेलूँगी, ठीक है। ऐसे करके दोबारा से मैं इसको बेलूँगी। अच्छा देखिए, रेस्ट करने से क्या होता है, रेस्ट करने से ये होता है कि जो आटा होता है ना वो अपना ग्लूटेन छोड़ देता है और बड़ा अच्छे से स्ट्रेच जो है ना उसकी स्ट्रेचिंग बड़ी अच्छी होती है। तो आपकी जो रोटी की जो नीटनेस है ना वो बड़ी अच्छी आती है। यानी कि फ़ौरन जो गुंदा हुआ आटा होगा वो आप नोट करेंगे कि वो यहाँ से कभी क्रैक्स आ जाएंगे, कभी फट जाए, कभी क्रैकिंग हो जाएगी। तो जो रेस्टिंग वाला आटा होता है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए हमारे इस साइज़ के पराठे होंगे और जैसे कि आप ये ठीक है, बिल्कुल जी, मिनी पराठा क्योंकि बन रहा है तो इस साइज़ के पराठे होंगे। अच्छा जी, ये देखें पराठा मेरा सिक रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी कि ये मैंने बनाया कैसे है। एक जो छोटी रोटी थी वो नीचे है, उसके ऊपर कीमे की फिलिंग है और जो दूसरी छोटी रोटी थी वो इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। जब इसके ऊपर आ जाएगी तो ये इस तरह से जो है वो कवर हो जाएगा और कवर होने के बाद इसके साइड्स जो हैं, जो इसके एजेस हैं वो आपने बंद करने हैं। अब उसके एजेस बंद करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं ज़रा पराठा भी चेक करती रहूँ साथ। और ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह इसका कलर आया है पराठे का। जी ये बिल्कुल रेडी है पराठा। मैं इसको निकालती हूँ यहाँ पे और हम जो दूसरा पराठा है उसको बड़े एहतियात से ऐसे करके डाल देंगे। दूसरी बात ये, ड्रिंक भी हम अभी आते हैं, इसमें आप चाहें तो चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम रोज़ाना तकरीबन चीज़ वगैरह जो है वो हम कर रहे हैं। तो मैंने आज ज़रा चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर किया है कि हम मर्जी है जी, कोई वेजिटेबल डालना चाहें, कोई चीज़ डालना चाहें, कोई भी चीज़ या चीज़ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एनर्जी ड्रिंक विद रूह अफ़ज़ा। एनर्जी ड्रिंक जो है वो है क्या, मिल्क की एनर्जी ड्रिंक है, तो डेफिनेटली इसमें मिल्क का इस्तेमाल हो रहा है। और ये मेरा यहाँ पे जो है हमारा ब्लेंडर का ये जो जग है इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 1.5 गिलास जो है वो दूध जा रहा है। बहुत सारे घरों में जो है वो दूध रूह अफ़ज़ा वैसे भी जो है वो अफ्तारी के टाइम पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, हम क्या करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून भी काफ़ी है बिकॉज हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा, तो उसकी भी जो है वो थोड़ी सी अच्छी खासी जो है बड़ी ज़बरदस्त सी मिठास होती है। अच्छा, इसके अलावा मैं डालूँगी क्योंकि मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ तो एनर्जी जो है वो हम डालेंगे बादाम, कुटे हुए बादाम हैं और कुटे हुए जो हैं वो पिस्ते हैं। अच्छा, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट जो हैं वो अपनी मर्ज़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें जा रही है बर्फ़। बर्फ़ भी आपकी अपनी चॉइस है। जैसे शुएब मुझे रोज़ टोकते हैं कि इतनी बर्फ़ क्यों डाल रही है, तो ठंडा यहाँ मौसम अच्छा है, इस्लामाबाद वाले बर्फ़ ना डालें, कराची वाले बारल बर्फ़ डालें। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम यूज़ करेंगे हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट जिसके बगैर हमारी ड्रिंक तैयार नहीं हो सकती, वो है रूह अफ़ज़ा। तकरीबन 2 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसके अंदर। 2 ही आवाज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, एक ATM से कड़ 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 की आवाज़ और एक जब आप ड्रिंक बनाते हैं गड़ 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 की आवाज़ आती है। ये 2 आवाज़ें पसंद हैं हमें। बस ATM वाली ज़्यादा पसंद होगी वैसे, हैं नहीं अभी इस वक्त ये ज़्यादा पसंद है, लेकिन हाँ डेट के हिसाब से देखें दूसरी भी पसंद है। अच्छा जी, चलें जी, ड्रिंक का कलर इतना ये हो मज़ेदार गई है। हमारी तैयार ड्रिंक तैयार। अभी ड्रिंक तैयार नहीं हुई है, इसका एक और एलिमेंट है जो हमने ऐड करना है। अच्छा, ये आ गया एनर्जी से भरपूर ड्रिंक।
लेकिन इसको मज़ीद एनर्जी से भरने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आइसक्रीम। आप अपनी फ्लेवर की कोई सी भी जो है वो आइसक्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने ली है वनीला आइसक्रीम, इसको आप डालें इसके ऊपर। और आई थिंक कि इस ड्रिंक के लिए एक भी जो है वो स्कूप मोर देन इनफ है। ज़बरदस्त। ठीक है जी, ये हमारी आइसक्रीम हो गई। उसके बाद थोड़े से पिस्ते और बादाम मैं ऊपर भी गार्निश करूँगी हल्का सा, और हल्का सा जो है वो रूह अफ़ज़ा मैं ऊपर भी इसके डालूंगी। आज डबल काम हुआ है, एक तो हैवी पराठा और साथ हैवी किस्म की ड्रिंक। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए दस्तरखान पे, आज यही इनफ है। मैं ये चाह रही हूँ कि आज आप खाना ना खाएं और बस इसी से जो है वो अपना पेट भरें। और आप मील है जी। जिंदगी आसान, कभी कबार देखें ना, प्रोटीन भी है इसमें, जो है वो जिंदगी आसान होनी चाहिए, कभी कभी होनी चाहिए। घर वालों के लिए भी और किचन में काम करने वालों के लिए भी। बस 2 डिशेस बनाएं एंड दैट्स इट। कोई दही बड़े नहीं, कोई फ्रूट चाट नहीं, कोई कचौरियाँ नहीं, कोई समोसे पकौड़े नहीं, आज यही है जी। हाँ जी, हो गया हमारा तैयार मिनी चिकन पराठा विद मिल्की एनर्जी ड्रिंक। और ये देखिए जी, हमारी ज़बरदस्त सी जो है वो सेटिंग हो चुकी है और चीज़ें भी तैयार हो चुकी हैं। लेकिन शुएब एंड सबीन, मैं आपसे भी ये बोलूँगी कि बनाना शर्त है। अगर आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ बनी कैसी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ट्राई कर रहे होंगे और आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। चलें, अल्लाह करे ये वक्त हमें मिले, इस ट्रांसमिशन भी जाके बना सके और ट्राई कर सके। थैंक यू सो मच, समीन साथ मौजूद थी फॉर दिस मज़ेदार रमज़ान सेगमेंट। आपने व्यूवर्स ने भी आज ट्राई ज़रूर करना है। डू गिव अस द फीडबैक कि कितना ज़बरदस्त आपको लगा और कितना कंप्लीट मील आपको लगा, कि इसके अलावा कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं महसूस। बिल्कुल जी, बढ़ते हैं अब एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके लिए आगे बहुत कुछ है। हमारे साथ रहिए रमज़ान और हम। वेलकम बैक जी रमज़ान और हम में खुशामदीद कहेंगे आपको। और अभी जैसे हमसे बात नहीं हो रही क्योंकि हम हंस हंस के थक चुके हैं। हम हंस हंस के क्यों थक चुके हैं शुएब? क्योंकि हमारे ब्रेक में वो मेहमान शख्सियत जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं वो पहुंच चुके थे और हमने जो डिस्कशन की तो वाकई फिर हंसी बहुत आती है, मज़ा आता है, बड़ा हम कनेक्ट हो जाते हैं। इरशाद भट्टी साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, सहाफ़त का बड़ा नाम माशाल्लाह, साथ मौजूद है ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप उस बात पे भी हंसे थे? नहीं, उस पे नहीं हंसे। और नहीं, मैंने सीरियस कहा था। वो जो बात हुई थी हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं करेंगे। रमज़ान, और बताएं रमज़ान कैसे जा रहा है आपका? एज यूजुअल, यानी जैसे होता है कि क्या उसको कहें, फजर पढ़ के वॉक के बाद सो जाना, गायब हो जाना, और फिर अफ्तारी के बाद के लिए नहीं, जोर असर के दरमियान उठना। अच्छा। और बस तकरीबन। लेकिन रमज़ान तो उनका है जो काम करते हैं सारा दिन बाहर, और रमज़ान उनका है। वैसे मैं आपको बताऊं, आप मुल्क में हालात ऐसे आ गए हैं कि कुछ हमारी ऐसे हैं लोग कि जिनका सारा साल रमज़ान रहता है, जो जिनकी मुश्किल है लाइफ, जिनके खाना पीना मुश्किल है, जिनका अब आटा सेंटर में आज 11वां बंदा जान से गया है आटे लेते हुए। तो मैं शहबाज शरीफ साहब को आपके चैनल पे रात को भी कहा था कि आज भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ ये इंसानियत की तजलील बंद कर दें, कि आप अगर इज़्ज़त से नहीं दे सकते। और या दूसरी बात है कि आप जाएं मुंह पे, शहबाज शरीफ साहब मुंह पे ढाटा डाल के ना, वैसे तो फिर भी पहचाने ही जाएंगे, लेकिन मुंह पे ढाटा डाल के जाएं, आटा लें, अगर बाइज़्ज़त आटा मिल जाए और फिर उस आटे की रोटी पकाएं और खा के उनका पेट ख़राब ना हो तो इसको जारी रखें। और इसमें 2 बातें होगी, एक के मैकेनिज्म और दूसरा जो आटा मिल रहा है वो इतना नाकस है 90% आटा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और उस नाकस आटे के लिए कतारों में लोग लगे हुए और 10-11 लोग उनकी डेथ हो चुकी है। कल भी हमने इस पे बात की और अब बल्कि हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में उन सेंटर्स ये जरूर कीजिए, एक सिर्फ ना एक वो आटे का लेके ना वो थैला अपने में लाइए और उसमें सिर्फ लोगों को दिखाइए कि अच्छा, ये सारी जो बेशरम इलीट है ना हमारी, ये जो 10% ऊपर वाले जो मुसल्लत हुए हम पे हुक्मरान, ये जीरे ब्लेड टाइप जो है, ये इतने बेशरम लोग हैं कि इनका सारा कुछ बाहर से आता है। सारी खुराकें, पोशाकें, दवाएं, सब कुछ, औलादें, जायदादें, सब बाहर। और इनके चेहरे देखें, खुदा की कसम, इनके चेहरों को देख के नफरत होने लग गई अब तो।
और ये हमारे लिए वो खोल के बैठे हैं और रेत भरा और वो सारा, और इतनी इंसानियत की तजलील है, माएँ बहनें नीचे ऊपर। खैर ये भी लोग जा रहे हैं, डिफिकल्ट पूरा मैकेनिज्म डेफिनेटली तब्दील होने की ज़रूरत है। हम तो ठीक होने की भी बात नहीं कर सकते। नहीं, अब तो सारा ये पूरा सिस्टम नकारा हो चुका है, वो सीधा हो चुका है, इसमें बदबू आ रही है। आप देख लें अदलिया, क्या इंजीरे ब्लेडो ने अदलिया के साथ किया है, तकसीम कर दी अदलिया, सिर्फ अपने पाव भर गोश्त के लिए पूरा बकरा ज़बह कर दिया। और उसी तरह आप पार्लियामेंट देख लें, कितनी उसमें है, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बाहर है, असम्बलियाँ देख लें। अच्छा भट्टी साहब, आपने काफी दौर देखे हैं, अब ये भी बताएं मैं कायद-ए-आज़म के दौर का हूँ क्या? काफी दौर। मुझे पता था ये जवाब मतलब क्या, इलामा इकबाल का ख्वाब पहले मैंने देखा। आपने कुछ दौर आपने देखे, टीपू सुल्तान की सज्जी साइड पे मुझे खड़े देखा था। मतलब क्या, आप बड़े दौर देखे क्यों? अच्छा, आपकी क्या उम्र है? मेरी अभी 38 में से भी 4 साल छुट्टियों के निकालें तो 38 साल आपकी उम्र है। हाँ, रोजा है ना मेरा। हाँ, अच्छा, नहीं मैं नहीं बताता। नहीं बताते। चलिए आपने अभी तक जितने भी दौर देखे हैं, हाँ, उसमें सबसे बेहतर दौर किसका था? वस्ट से वस्ट आता जा रहा है, किसी का बेहतर दौर नहीं था, बुरा था। फिर इमरान खान का दौर इसलिए मुझे किया कि जो बुड्ढे थे ना, दरमियान में हम मिस हो गए थे। एक नस्ल बुड्ढों की और अगली नस्ल बुड्ढों, दरमियान में गायब। ये बुड्ढे ही नहीं जान छोड़ते। अच्छा, बीमारियों के घर हैं, एक बंदे का मेडिकल रिपोर्ट डिस्कस करें, आपका रमज़ान रो कर गुजरे तो जाते ही नहीं। अच्छा, ये दरमियान में ये आए, नए लोग आए, नए चीज़ें आई, वो कि बहुत सक्सेसफुल तजर्बा नहीं हुआ। उसमें गवर्नेंस के मसाइल थे, मिसमैनेजमेंट के मसाइल थे, बाकी पार्टियों के जो नकारा लोग थे वो शामिल थे और ना तजर्बाकार थे, पुरानी गलतियाँ दोहराते रहे। लेकिन एक नया था, चेंज था, ये फिर वही आ गए हैं। और इन्होंने तो अपने बच्चे वो नहीं गद्दी नशीन होते, वो या फैक्ट्री होती है कि जीएम, फिर बेटा जीएम, फिर मेरा बेटा जीएम, फिर मेरा बेटा जीएम, और हमने उसी एक ही ड्यूटी करनी है कि इनको 5 साल बाद वोट डालना और 5 साल इनकी मुंह की तरफ देखते रहना। गरीब रिश्तेदार नहीं होते जैसे अमीर रिश्तेदारों की तरफ देखते वो। तो कोई बुरा नहीं। मेरे ख्याल है कि पता नहीं कब कोई आखिरी अच्छी हुकूमत आई थी, याद ही नहीं। याद हुकूमत की बात नहीं करते, आपके दौर की बात करते हैं, आपकी ज़िंदगी की बात करते हैं। आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दौर कौन सा था? सबसे मुश्किल दौर कौन सा था? सबसे अच्छा दौर था जब थोड़ा सा ही टाइम था कि जब मेरी माँ जिंदा थी। मैं माँ जल्दी फौत हो गई। आप बहुत यंग थे उस वक्त। हाँ, यानी मैं स्कूल गोइंग नहीं था। अच्छा। तो वो 2-3 साल जो माँ के हाथ की रोटियाँ खाई, वो बड़ी मज़े का था। फिर मुझे लगता है कि मेरी बेगम गई है ना अभी, तो मुझे लगता है कि ये जो बेगम के साथ टाइम था ना, जो वो बड़ा मज़े का था। अब जब मैं सम टाइम मिस करता हूँ उसे, और मैं फ़ील करता हूँ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी। अभी कोई वीडियोस पुरानी फैमिलीज़ की हम देखते हैं ना, तो उसमें रैंडम वो अचानक गुजरती कह रही होती है वो इरशाद के कपड़े आपने रख दिए, इरशाद वो, यानी उसकी ज़िंदगी में और था ही कोई नहीं, अल्लाह, रसूल, कुरान और नीचे मैं। इतनी उसने मोहब्बत की, इतनी मेरे लिए दुआएं मांगी, इतनी मेरे लिए स्ट्रगल की। यानी आप सोचिए मेरी 1800 तनख्वाह उस वक्त 2002 में के 3 में, ये आपका जो खुरम है ये और मैं बड़े हमने गुर्बत इकट्ठी काटी, तो उसकी 10,000 उस वक्त जेब खर्च था। दुबई से पली बड़ी, वहीं एजुकेशन वो सारा। नहीं, ये 1800 तनख्वाह कब थी आपकी? ये 2001-2 में। 1-2 में वो पहली तनख्वाह थी? हाँ, नहीं, इस्लामाबाद जब आया, यानी CDA सराय में सोया था 20 रुपये पर चारपाई पे। ये CDA सराय है, मैं अभी बच्चों को लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कि ये, और वो है बड़ी, तो बच्चे बड़े खुश होते, ये घर बाबा का है। तो मैं उनको तो 20 रुपये चारपाई पे सोया। दूसरे दिन मुझे याद है, एक होटल था CDA में, उसमें पहले दिन उस पर सोया कोई 150 रुपये पे होटल पे। तो फिर दूसरे दिन 20 रुपये पर चारपाई पे सोया, तो पैसे ख़त्म होने वाले। तो फिर किसी पार्क में, तो किसी बेंच पर, तो किसी को जानने वाले नहीं। कितना वक्त लगा? हाँ, बड़ा इतना लंबा नहीं, लेकिन उस वक्त 3-4 साल लगे। यानी हाँ, 3 जोड़े कपड़ों के। और ये भट्ट साहब वही वक्त है जब गर्मी में भी आप चादर लेते थे कपड़ों पर? नहीं, वो स्कूल था। वो स्कूल का टाइम? वो स्कूल था जब ये कहानी ज़रूर सुनाएगा कि गर्मी का मौसम है और आपने चादर ली है, क्यों? हाँ, मैं उस वजह से कि मेरी वालदा जल्दी चली गई, वालिद ने दूसरी शादी कर ली, और वो अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको जज़ा दे, वो वैसी ही निकली जैसी सुतीली माएँ होती। तो उसके बाद हालात
तो ज़ाहिर है मेरे हम 3 बहन भाई थे। मेरी बहन ले गई खाला, छोटी थी मुझसे, भाई ले गया नानी, और मैं दादी के पास। अलग हो गए, अलग अलग। वो ज़ाहिर है वो जैसे यतीमी में होता है कि वो सारे, और नानके ज़रा ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, प्यार करते हैं आपको। तो उसमें फिर स्कूल, प्राइमरी स्कूल तो होता ही था, हाई स्कूल में गया तो मुझे यूनिफॉर्म को नहीं सिलवा के देता था, यानी वालदा दूसरी थी ज़ाहिर है। तो मेरी एक यूनिफॉर्म थी जिसमें मेरे ख्याल से 3 साल गुजारे थे, तो वो फट गई। तो फिर मैं ऊपर एक गर्म चादर, सख्त गर्मियाँ जैसे जून जुलाई गर्मियाँ, सख्त गर्मियों में गर्म चादर लेके आया करता था स्कूल। तो लोग पूछते थे, मैं कहता था मुझे बुखार है। अच्छा, नीचे वो रबड़ की चप्पल, ऊपर ये और के ताकि अंदर से फटे हुए कपड़े नज़र ना आए। तो वो भी बड़ा यानी डिफ़िकल्ट, कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा दिन भूखा, और कोई मकसद भी नहीं ज़िंदगी का कि करना क्या है। तो वो भी गुज़र गए। ये 1800 वाले भी गुज़र गए। ये मैं जाता होता था ये न्यूज़पेपर्स में CV लेके, खैर मैंने क्या CV भी क्या था, इंटर किया हुआ था। मेरी बेगम ने मुझे प्राइवेट BA करवाया, फिर MA करवाया, तो घर वो ट्यूशन रखवा के। तो वो इंटर प्राइवेट किया हुआ था। तो अच्छा, वो जिस आप सारे निकाल देते थे दफ्तर से कि निकल जाओ। मेलोडी में पाकिस्तान अखबार होता था, इन्होंने निकाल इधर उधर। तो 1800 पाकिस्तान ऑब्जर्वर था और अल अखबार उसमें शुरू किया। तो वो बड़ा यानी, और उस वक़्त बेगम मुझे फंक्शंस में मिली, जैसे फंक्शन होते हैं ना वो, इसमें किसी में फिर वो एक हमारी जर्नलिस्ट दोस्त थी, उसकी दोस्त थी, नए दुबई से आए हुए थे। पता नहीं वो क्या अल्लाह को लगा कि बड़े हो गए इसके दुख। तो फिर वो मेरी जब लाइफ में आई तो फिर मुझे वो कुछ मिला कि यानी आप अंदाज़ा करें कि CDA सराय में सोने वाला, इंटरलॉकन स्विट्ज़रलैंड में कि 5 स्टार होटल में बोटिंग कर रहे हैं, और अपनी मेहनत भी ना साथ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, प्लीज़ इसको कभी ना कहें कि अपनी मेहनत, अल्लाह का फजल, कोई सेल्फ मेड नहीं होता, अल्लाह मेड होता है। वाह। और ये हम फील नहीं करते कि मैंने क्या मेहनत कर ली, मुझसे आप ज़्यादा करते हैं, कई ज़्यादा, इतने ज़्यादा। मैं वो आप बता रहा था ना खुरम की फैमिली, कि उनकी फैमिली को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अंडर मैट्रिक हूँ। हम सबको ऐसे ही लगता है। हाँ, और इतना पढ़ा लिखा आदमी है, और पूरी फैमिली माशाल्लाह। तो इसलिए सारे ना, कोई मेहनत नहीं, बिलीव मी, कुछ नहीं, ये सारा अल्लाह का फजल है। वो एक लम्हा लगाए ख़त्म, एक लम्हा लगाए ऊपर। टर्निंग पॉइंट शादी थी? शादी डेफिनेटली। लेकिन जर्नलिज्म के करियर में जो इतना बूम मिला, उसमें टर्निंग पॉइंट कैसे आया? कोई एक स्टोरी थी, क्या था? यानी मुझे शुरू से इन लोगों से नफरत थी, ये जो सारे हैं ना, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत रुसवा करके रख दिया। कोई चीज़ हमें नहीं देते। इनका ना हमारा अस्पताल कॉमन है, ना स्कूल कॉमन है, ना नलका कॉमन है, ना कोई यूटिलिटी स्टोर कॉमन है, ना कोई बाज़ार कॉमन। यार हम कौन लोग हैं? मैं अक्सर पूछता था कि हम कौन लोग हैं, ये जो सारे फिर रहे हैं, ये कौन लोग हैं और हम कौन लोग हैं? इनके मसाइल हमारे क्यों नहीं और हमारे मसले इनके क्यों नहीं? भट्टी साहब, आपको कभी ख़रीदने की कोशिश की किसी ने? तो बहुत दफ़ा। What was the maximum? अच्छा, मज़े की बात पता है क्या है? मैं अक्सर सोचता, समटाइम पता है मुझे दुख कब होता है, जब टूटता हुआ फील होता हूँ, जब वो लोग इतने जो बुज़दिल हैं सोशल मीडिया पे, जिनकी आईडीज़ भी लड़कियों के नाम पे हैं ताकि व्यूज़ ज़्यादा मिले। वैसे मैं सोच रहा हूँ आपकी लगा लो। तो वो अच्छा आईडीज़ भी जिनकी वो हैं, वो लोग जिनका कोई, जो अपने मोहल्ले के SHO के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते एक दिन खड़े होके, वो हमें कह रहे होते हैं कि ये एजेंसियों का बंदा है, ये लिफाफे वाला है, ये फलाना है समटाइम, और जिनके लिए हम हर वक्त लड़ रहे होते हैं। बताइए, आपको कभी लगा कि नवाज शरीफ ने मेरी ज़मीन पे घर बनाया हो जाती उम्र का, या जरदारी साहब ने मेरी बजाय बिलावल को चेयरमैन बना दिया हो, या इमरान खान का बनी गाला मेरी ज़मीन पे हो? मेरा उनसे क्या लेना देना है? क्यों मैं मुखालफ करूं? हमारे कई जर्नलिस्ट हैं, सीनियर हैं, स्पॉन्सर्ड दौरे होते हैं, बड़े बड़े घर हैं उनके पास, हमें पता है, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी हैं, खाने हैं, चार्टर्ड प्लेन्स होते हैं, हम क्यों नहीं करते? हमें कोई ऑफर नहीं होती? किससे उम्मीद है अब आपको? कौन मुल्क को ठीक कर सकता है? जब सिस्टम से मायूस हैं भट्टी साहब, ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। कौन बदलेगा? इसको हम सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर बदलना पड़ेगा। देखें, स्टेक होल्डर्स तैयार हैं? नहीं। कोई एक लीडर की बात करें, आपने इतने सारे लीडर्स के नाम तो मुझे हमेशा इमरान खान अट्रैक्ट करता है कि अपनी ज़ात तक वो बेहतर इंसान है। अच्छा। लेकिन बंदा 2 वजह से कामयाब होता है। एक, उसकी टीम बड़ी ज़हीन हो, दूसरा खुद ज़हीन हो। इमरान खान खुद बहुत कोई मुस्तकिल मिजाज है, अनथक आदमी है, डेयरिंग है,
ब्रेव आदमी है और हारने से उसको खौफ नहीं, जो हम 99% लोगों को है। ये ऐसे लोग रेयर होते हैं जिनको हारने का कोई खौफ ना हो। तो ट्रेनिंग ऐसी हुई है ना कि हार के हमारी टीम में हार तो लेकिन खुद बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस नहीं है, एक ये, और दूसरी टीम बड़ी बुरी है। तो इन मौजूदा हालात में उनकी मुश्किलात में आप इजाफा देख रहे हैं कि अभी कुछ लग रहा है कि कमी आएगी? बहुत इजाफा देख रहा हूँ इमरान खान की। एक तो मुझे अल्लाह करे वो उसकी अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे, लाइफ के हवाले से भी है, ज़ाहिर एक हमला हो चुका है। दूसरी बात यह है कि मुझे 3 केसेस उन पर बड़े सीरियस केस है, सीता वाइट केस, तोशा खाना केस, ममनुआ फंडिंग केस, ये पुलिस रात उन्हें अबूर करने हैं, तो वो भी है। बाकी इस पे वैसे रिलीफ तो मिला है उन्हें कुछ नहीं, फर्दर जुर्म तक पहुंचा मामला अभी काबिल समात तक हो गया, लेकिन ये उनको करना पड़ेगा ना, इफ एंड बट्स है, फेस करना पड़ेगा, जैसे बात है प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। या फिर इससे पहले जैसे हमारे मुल्क में होता है इक़्तिदार में आ जाए, एक तरमीम करें और निकल जाए, जैसे इन्होंने किया। माहौल बनेगा उनके लिए? अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा। हमारे यहाँ 2 याद रखें, एक होती मकबूलियत, एक होती कबूलियत। अच्छा, मकबूलियत की गाड़ी को कबूलियत के पहिए लगते हैं तो मंजिल तक पहुँचती है। एक चीज़ की कमी है, एक चीज़ की कमी है, और उसको यू नेवर नो। हाँ, तो ये उनकी जमात से मुताल्लिक़ एक राय। लेकिन कैसा जा रहा है आपको ज़्यादा बोल के तो एंड पे बस नहीं सुनकर अच्छा लग रहा है। हम तो मेहमानों से सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, जैसे आपको आज सुन। हम तो बात ही कम करते हैं, हम चाहते हैं मेहमान ज़्यादा बात करें। अच्छा, आज भी हम चाहते हैं आप ज़्यादा बात करें। नहीं करने तो कोई नहीं दी। अब यहाँ पे बात कर। अच्छा, अभी इलेक्शन हो जाएंगे। कल भट्टी साहब फैसल जावेद साहब थे, उनसे हमने एक सवाल किया कि इंतखाबात आपको नज़र कब आ रहे हैं? उन्होंने कहा जी मिड जून मिड जुलाई में नज़र आ रहे हैं, कुछ हम आगे जाएंगे, कुछ वो पीछे आएंगे। आपको लग रहा है ऐसा? अगर कोई स्टेक होल्डर्स बैठ जाते हैं, कोई रास्ता निकाल लेते हैं, तो फिर तो कोई है। अगर कोई मोजज़ा हो जाता है तो फिर भी है, अदरवाइज मुझे इंतखाबात होते नजर। आपको वैसे कोई खबर है, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी, कोई राबते कि बिठाया जा रहा हो सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे? नहीं, अभी तक कोई नहीं। अभी तक सारी अफवाहें, और हम ये सुन के असल में पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये लोग हैं छोटे, ओहदे बड़े हैं, और ये भी एक अल्लाह का अजाब होता है। अल्लाह एक कौम कि आपके पास क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है। मिसाल आप चैनल है, मिसाल के तौर पे ये चैनल है, इसमें कोई एक ऐसा आ जाए बंदा कि जो ओहदा बड़ा हो, बंदा छोटा हो, आप सोचें क्या होगा। और हमें ये 75 साल से होता रहा है वक्फे से। तो ये इनका कोई नहीं, 3-4 बंदे हैं जो पूरा सारा करते हैं, डिसाइड करते हैं। जरदारी साहब, नवाज शरीफ, इमरान खान, बाकी कोई मैटर ही नहीं करता। भट्टी साहब, इस वक्त एक बड़ा मसला पाकिस्तान का, जब भी कोई इशू जिस पर डिस्कशन हो, चाहे इलेक्शन की बात हो, कहते हैं ख़जाना खाली है, कर्जा बहुत है। पाकिस्तान का कर्जा कैसे उतर सकता है इन योर ओपिनियन? पाकिस्तान ऐसा क्या करे? अच्छा, एक होता है आउट ऑफ द बॉक्स जिसको सारे कोई बंदे पसंद नहीं करेंगे। 10-12 शहरों को कार्डन ऑफ कर लें, अनडिक्लेयर पैसा जो लोगों के घरों में पड़ा है वो ही निकाल लें, कर्जा उतर जाएगा। 100 बंदे अपने लोगों को इनको ले जाएं, और जो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान है, जो उन्होंने किया था, ये नहीं है कि ये जो आ रहे हैं तो मैं नैब आ रहा है तो पेशियाँ आ रही हैं, तो इनको ले जाएं और इनको एक साइड पे बंद कर दें, जाके 5 स्टार होटल में रखें, और इनको कहें कि बस भाईजान पैसे देंगे तो निकलेंगे। 100 बंदे के पास यही है। कोई भी हमारे पास देखिए, आप कोई ऑप्शन नहीं रह गया। ये आइन आप देख लें, आइन जो आइन वाले हैं, जो रखवाले हैं, वो तोड़ रहे हैं। पार्लियामेंट होती है ना आइन बनाने वाली, और सुप्रीम कोर्ट होती है, आप देख लें। अच्छा, जो ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत पसंदों ने बर्बाद कर दी। पार्लियामेंट की इज्जत पार्लियामेंटेरियन ने तबाह कर दी। कोई इदारा ज़मीन बोस नहीं, 2 इदारे रह गए, एक अदलिया और एक फ़ौज। और आपको 101 इख्तलाफ हो सकता है। मैं कहता हूँ जिस दिन अदलिया ख़त्म हो गई, आपकी आखिरी रिलीफ गाह मुक जाएगी, और जिस दिन अपनी फ़ौज ना रही, मुल्क में पराई फ़ौज आ जाएगी। ये ज़हन में रखिए, ये 2 रह गए हैं बॉन्डिंग फोर्स। हमें इससे 101 तनकीद की बात है, लेकिन ये अल्लाह इस अदलिया और इस फ़ौज को सलामत रखे। यानी रहे फ़ौज सिर्फ चंद लोगों का नाम नहीं, 5 लाख लोग हैं, बिल्कुल शहीद हैं, गाजी हैं, पूरा इदारा है। तो वो बुरे हालात बुरे बेशक हैं भट्टी साहब, लेकिन हमारा दीन भी ये सिखाता है कि हमें उम्मीद रखनी है, मायूस नहीं होना। आप बताएं, दीन पे करते हैं झूठ, ये कौम बोलती है आप जाएं, अभी जाएं, रमज़ान जाएं। ये नहीं, इतनी महंगाई होनी चाहिए रमज़ान में। ज़ख़ीरा अंदोज़ हम हैं, झूठे हम हैं, मुनाफिक हम हैं, 2 नंबर हम हैं,
बदतरीन कौम है अक़लियत को निकाल के। हम उम्रे हज प्रोफेशनल हो गए, उम्रे प्रोफेशनल हाजी, बर्बादी फेर दी है यार। कब्रिस्तान तक बेच जाते हैं हम, कराची में देखें, और अरबपति हैं, खरबपति हैं लोग, उनकी ये अभी तोशा खाना आपने देखा है, इसहाक डार बेड शीट ले गए, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अभी मैं जरदारी साहब का एक JIT पढ़ रहा था, वो जो 40 अरब वाली, मुर्दा आदमी उनकी 1.5 करोड़ की दे रहा है, वो ड्यूटी भर रहा है, मुर्दा आदमी, यानी इतना जालीपन। तो हर लेवल पे करप्शन है ना, हर लेवल। अच्छा, मज़े की बात है कि कोई नीचे ठीक होता, हम सारे ना। जल्दी से आखिर में बताएं, अपने अंदर इस रमज़ान में कौन सी ऐसी आदत हैं, कोई 1 या 2 आदत बताएं जो आप बदलना चाहते हैं। वक्त हमारे पास कम है, छोटा सा जवाब। एक तो ये है कि काश कि मैं जो फील करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ, रहने दें, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं अभी अल्लाह का उतना शुक्र अदा नहीं कर पा रहा जितना मुझे करना चाहिए। ग्रेटफुल होना चाहिए। हाँ, ग्रेटफुल, बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहा। अल्लाह बात जब कहते कहते रुक गए, वो क्या थी? हाँ, वो ये था कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब मैं स्कूल गोइंग नहीं था, मेरी वालदा चली गई। जब अभी मुझे 20 किलोमीटर तक कोई फासला नहीं था, तो मेरी माँ बेगम चली गई, तो दोनों बड़ी मुझे प्यारी थी, तो दोनों चली गई। तो मुझे लगता है मुझे अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, उसकी मुझ पे फोकस है, तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहा। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह का शुक्र अदा कर। आमीन, हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत शुक्रिया इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया आपने। एक ब्रेक की तरफ पढ़ने रमज़ान, और हम स्टे विद अस। रमज़ान और हम में एक बार फिर खुश आमदीद। और अब वो मौजू जिसमें हम डिस्कस करते हैं इस्लाम के हीरोज़ और विलन्स, जिस पर हमने 2 डेज़ बैक दज्जाल को डिस्कस किया था। दज्जाल दुनिया का बदतरीन फितना करार दिया गया, तो उसी डिस्कशन को हमें आज कंटिन्यू करना। राजा ज़िया साहब साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत नासाज थी कल आपकी? कल बिल्कुल नासाज थी, अब ज़रा थोड़ा सा रिकवर कर रहे हैं। अल्लाह आपको सेहत दे सर। आपको सेहत। सर, दज्जाल की जब हम बात करते हैं तो पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि दज्जाल कहाँ है? ये बड़ा ही अहम सवाल है, और इसके बारे में एक बड़ी ही फैसिनेटिंग किस्म की हदीस है सही मुस्लिम में, जो कि तमीमत दारी एक सहाबी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। पहले क्रिश्चियन होते थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और वो एक ट्रेडर थे, ट्रैवलर थे। वो अपनी किश्ती पर सवार होकर 30 और कंपेनियंस के साथ सफ़र पर निकले, और जब सफ़र पर निकलते हैं तो 30 दिन के लिए एक समुद्री तूफ़ान के अंदर आके फंस गए। और ये बयान करते हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं था कि हम कहाँ गए। अभी मैं थोड़ा सा साइड नोट ये बता रहा हूँ कि जिस तरह आमतौर पे वो हम पढ़ते हैं ना बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्रीज़ के बारे में, कि चीज़ें गायब हो जाना और चीज़ें, तो तमीमतदारी बयान करते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वो शिप कहाँ गई, किस तरफ गई, डायरेक्शन किस में थे, लेकिन हम 30 दिन तक उस समुद्री तूफ़ान में फंसे रहे जहाँ कुछ आइडिया नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। 30 दिन के बाद एक जजीरे पे आके हमारी किश्ती रुक जाती है, और जब वहाँ पे हम उतरते हैं किश्ती से तो देखा सामने एक शख्स है जिसके ऊपर बदन पे इतने बाल हैं कि उसका फ्रंट और बैक का फ़र्क नहीं पता चल रहा, यानी इतना वो हेरी। और उसका नाम जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा मेरा नाम अल जस्सासा है। अल जस्सासा जो है ना, ये अरबी ज़ुबान में जो तजस्सुस कहते हैं या जासूसी करना कहते हैं, ये उसके रूट वर्ड से निकला है। तो उसने कहा कि मेरा नाम अल जस्सासा है, और उसने कहा कि कोई तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा है। अब ये सहाबा बयान कर रहे हैं कि भाई हमारा कौन इंतज़ार कर रहा है, हमें तो पता भी नहीं है हम किस जजीरे पे आए हैं। तो उसने इशारा किया कि वो पहाड़ में एक गार है या एक मोनेस्ट्री बनी हुई है, वहाँ पे चले जाओ, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अब ये 30 सहाबा जो हैं ये वहाँ पे जाते हैं, और गार के अंदर देखते हैं कि एक शख्स जो है वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है, उसके पाँव में भी जंजीरें हैं, उसके हाथों में जंजीरें हैं, गर्दन पे भी तोक डला हुआ है और जंजीरें लगी हुई हैं। और तमीमतदारी बयान करते हैं कि इससे ज़्यादा, यानी आप कह सकते हो वेल बिल्ट आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। हालांकि आप देखें कि उमर इब्न ख़त्ताब वाज अ वेरी वेल बिल्ट मैन, खालिद बिन वलीद उन्हीं के आप समझ लें कज़न थे, वो भी बहुत वेल बिल्ट थे, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं इससे ज़्यादा, यानी आप कह लें कि वेल बिल्ट बंदा उनको कभी नज़र नहीं आया। तो उससे उन्होंने जब पूछना शुरू किया कि भाई तुम कौन हो, तो उसने कहा कि पहले तुम लोग अपने बारे में बताओ कि तुम लोग कहाँ से आए हो, क्या तुम लोग हिजाज़ के इलाके से आए हो? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल वहाँ से आए। तो फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हारे पास वो नबी आ चुका है जो उम्मी है, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी वो आ चुके हैं। तो फिर उसने सवाल किया कि क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर रहे हैं, इस वक्त हम लोग मदीना में हैं। तो फिर उसने बताया कि ये बताओ कि क्या जो डेट पाम ट्रीज़ हैं बेसान के, क्या वो अभी तक फल देते हैं? तो ये बेसान जो है, ये अभी अगर आप देखें तो ये बेतशान का इलाका है जो कि जेरूसलम के आसपास आता है।
तो कहा वहाँ के जो डेट पाम ट्रीज़ हैं उसमें फल पड़ते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे जहाँ तक हमारा इल्म है वहाँ पे फल पड़ रहे हैं। उसने कहा कि अच्छा उसके बाद ये बताओ कि जो स्प्रिंग ऑफ ज़ुगर है, एक ज़ुगर का चश्मा है यमन के अंदर, उसमें पानी अभी तक चल रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ जी वो भी बिल्कुल पानी उसमें है। फिर उसने पूछा कि जो बहर तबरिया है, या इसको लेक टाइबेरियस कहते हैं, वो जो है क्या उसमें पानी है? तो या जिसको सी ऑफ गैलिली भी कहते हैं यानी बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में। तो उसने कहा उसमें पानी है? उन्होंने कहा बिल्कुल उसमें भी पानी है। तो उसने कहा सून ये सारी चीज़ें ड्राई हो जाएंगी, यानी कि लेक टाइबेरियस भी ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, स्प्रिंग ऑफ ज़ुगर भी ड्राई हो जाएगा, और ये जो आपका बेसान के जो खजूर के दरख्त हैं ये भी फल देना छोड़ देंगे। तो उसने कहा जब ये होगा तब मैं बाहर आऊँगा, अभी मुझे इजाज़त नहीं है। और उसने कहा कि जब मैं आऊँगा तो फिर मैं इस पूरी दुनिया में फैल जाऊँगा सिवाय मक्का और मदीना के। और फिर उसने बयान किया कि उसका स्टे कितना लंबा होगा। उसने कहा 40 दिन का मेरा स्टे होगा। पहला दिन जो है वो 1 साल का होगा, दूसरा दिन जो है वो 1 महीने का होगा, तीसरा दिन जो है वो 1 हफ्ते का होगा, और बाकी सारे दिन तुम्हारे आम दिनों जैसे होंगे। और उसने कहा कि मैं अल मसीह दज्जाल हूँ। अच्छा, ये बात सुनने के बाद सहाबा वहाँ से जब वहाँ से मतलब रवाना हुए, ज़ाहिर बात है एक बहुत ही एक अजीब सा आलम था उनके ऊपर। और वो जब मदीना पहुँचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई, तो फ़ातिमा बिन्त कैस हदीस की जो है ना रावी हैं, वो ये बात बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ का टाइम था, उसके आसपास का, आपने मस्जिद में से ऐलान करवा के लोगों को बुलवाया, लोग सब इकट्ठे हुए और आपने कहा कि तमीमत दारी मेरे पास आए हैं और जो इन्होंने मुझे मालूमात अभी दी है वो बिल्कुल मैं उसको इंडोर्स करता हूँ या उसको सेकंड करता हूँ या उसको अफर्म करता हूँ जो कुछ उन्होंने कहा। और फिर ये पूरा वाक़या आपने बयान फरमाया और सहाबा ने वहाँ पे ये बात सुनी। तो इससे पता ये चलता है कि दज्जाल जो है वो उस ज़माने से किसी जजीरे पर जकड़ा हुआ था, कहीं पे ऑलरेडी मौजूद था। सहाबा में से कुछ लोग उसको बाकायदा तौर पर देख कर भी आए और जो डिस्क्रिप्शन उसकी बयान की कि वो वैसे बहुत वेल बिल्ट है, हाइट में छोटा है, उसकी चेस्ट बड़ी है, वाइड स्टैंस के साथ खड़ा होता है, एक आंख जो है मतलब अपनी राइट आई से जो है ना नाबीना है, देख नहीं सकता, लेफ्ट आई के ऊपर एक से खाल सी लगी हुई है। यानी ये सारी डिटेल जो थी, कर्ली उसके बाल हैं, ये पूरी डिटेल जो है ये सहाबा ने बयान की और नबी ने उसको 100% इंडोर्स किया। तो पता ही चला कि वो ऑलरेडी एक ऐसा इंसान है जो दुनिया में उस टाइम पे भी मौजूद था, लेकिन अभी उसका वक्त रिलीज होने का आया नहीं है। तो जब वो वक्त आएगा तब वो दुनिया में फैल जाएगा और एक फसाद बर्पा कर देगा। अच्छा, अब जब दोबारा आएगा दज्जाल तो क्या सिम्टम्स होंगे उस टाइम की? क्या वो जो चीज़ें हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि अब जब वो आएगा ना तो वो खुरासान के इलाके से आएगा। आपने ईस्ट की तरफ पॉइंट किया और 3 दफ़ा कहा कि वो ईस्ट की तरफ है, वो ईस्ट की तरफ है, वो ईस्ट की तरफ है। और इसके बारे में बयान किया कि वो खुरासान का इलाका जो है जिसको इस्फहान भी कहा जाता है, उस इलाके के आसपास से कहीं से आएगा और 70,000 यहूदियों के बीच में से निकल के आएगा। ये 70,000 यहूदी होंगे जिन्होंने पर्शियन शॉल्स पहनी होंगी, सर पे उनके ताज होंगे, उनके साथ ये निकल के आएगा। और ये उसका एंटोराज समझ लें या जो उसके पैरोकार हैं ये वो लोग होंगे। और फिर उसके बाद ये दुनिया में फैलेगा और सबसे पहले ये जो फितना क्रिएट करेगा वो ये कि उस ज़माने में आएगा जब खाना पीना वैसे ही बहुत कम हुआ होगा। यानी 3 साल से, यानी आता है कि दज्जाल के आने से, सिम्टम्स की बात है ना, तो आने से 3 साल पहले बारिश जो है वो 1/3 हो जाएगी। यानी आप कह लें कि बारिशें कम हो जाएंगी, यानी 1/3 कम हो जाएगी, फिर उसके बाद आधी हो जाएगी और आखिरी साल में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बारिश ख़त्म हो जाएगी तो आपके पास तो सारी क्रॉप्स मरना शुरू हो जाएंगी, क्रॉप्स नहीं है तो फिर जानवर भी मरना शुरू हो जाएंगे। तो फिर ये कि ऑलरेडी आपके पास बहुत ज़्यादा एक फैमिन और ड्राउट का आलम होगा, उसके अंदर शायद जिसके पास ड्राई फ्रूट्स होंगे या कुछ इस तरह की प्रिजर्व चीज़ें होंगी वो चल जाएंगी और लोग जो है ना इंतहाई भूख के आलम में होंगे। उस टाइम पर ये आएगा और ये कहेगा, जो मुझे पहले तो ये कहेगा कि मैं यानी ईसा अलैहिस्सलाम के तौर पे अपने आप को पोर्ट्रे करेगा और फिर बाद में ये खुदाई का दावा भी कर देगा। अच्छा। और ये कहेगा कि जो मुझे फॉलो करेगा उसके लिए मैं ये सोने का पहाड़, ये जो है ना रोटी का पहाड़ है, हीरे जवाहरात हैं, ज़मीन से चीज़ें उगल के लेके आएगा, कहेगा ये मैं तुम्हें नवाज दूंगा। और जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको ये एग्जीक्यूट करने की धमकी देगा कि मैं उसको जो है ना ख़त्म कर दूंगा। या वो जो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एक दरिया इसके पास साफ़ पानी का है, ठंडे पानी का है, एक दरिया इसके पास आग का है। अब वो आग का दरिया वल्लाहु आलम वो लावा है या क्या है, लेकिन जिसको वो आग में फेंकेगा असल में ये लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं और जिनको वो ठंडे पानी में डालेगा ये लोग हैं जो है ना जहन्नम में जाएंगे, जो उसकी बात मान गए, जिन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और को अपना खुदा बना लिया। तो ये उसकी कुछ सिम्टम्स हैं जिनके बारे में हदीसों में बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। वो तन्हा ही करेगा ये सब कुछ? जिस तरह आपने जजीरे का जिक्र किया, आपने कहा एक शख्स था जिसने कहा कि वहाँ कोई इंतज़ार कर, द हैरी मैन, क्या ये दज्जाल अकेला है, इसके साथ और भी हैं? देखें, दज्जाल के इतने फॉलोअर्स होंगे कि आपकी सोच है। यानी इसलिए इतना बड़ा फितना ना कि लोग इसको फॉलो करना शुरू करेंगे। तो हमारे लिए अभी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग जब उलमा के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं तो कहते हैं देखो जो फितना आज है ना वो उस टाइम पे ना मल्टीप्लाई हुआ होगा। फॉर एग्जांपल अगर आज आप
पावर से इंप्रेस हो जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो बंदा अच्छा है या बुरा है, आप पावर से मुतासर हो रहे हैं। आप आज लोगों से मुतासर हो रहे हो, किसी की फॉलोइंग है, किसी के फैंस बहुत ज़्यादा हैं, आप इससे मुतासर हो रहे हो रिगार्डलेस ऑफ कि वो फैंस कैसे मिले हैं उसको या किस चीज़ की वजह से मिले हैं, तो फिर उसके फितने से तो आप बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाओगे, क्योंकि वो तो बहुत इमेंस किस्म की पावर भी लेके आ रहा है, बहुत किस्म के फॉलोअर्स भी लेके आ रहा है। अक्सर लोग जो हैं वो इसकी इस टेम्पटेशन में आ जाएंगे कि भाई ठीक है हमने अपनी जान बचानी है, यूँ उसके पास जाना है। बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक शख्स अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंट समझता होगा और वो दज्जाल से मिलने निकल जाएगा और वहाँ जाके ना वो उसकी जो भी ट्रिक्स हैं और उसकी जो टेक्निक्स हैं उनसे मुतासर हो जाएगा। क्योंकि एक टेक्निक जो बताई जाती है वो ये है कि वो किसी को ये बोलेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को दोबारा ज़िंदा कर दूँ तो मुझे खुदा मान लोगे। तो लोग कहेंगे कि जी वाकई में ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तो वो क्या करेगा कि उसके माँ बाप को वापस लेके आ जाएगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि जो भी मर जाता है ना वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन होगा क्या कि ये कुछ जिन्नात को लेगा, उनकी सपोर्ट लेगा जो उस शक्ल में धार के आ जाएंगे और लगेगा ऐसा कि जैसे आपके वालिदैन हैं, लेकिन वो एक्चुअली आपके वालिदैन नहीं होंगे। और फिर एक लड़के के बारे में जिक्र आता है जो मदीना से निकलेगा और ये मदीना के बाहर कैंप करेगा। मक्का और मदीना जाने की इसको इजाज़त नहीं है, वहाँ पे यानी हदीस में आता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग गार्ड्स यानी कि एंजल्स खड़े होंगे तलवारें लेके जो उसको एंटर नहीं करने देंगे। तो क्या होगा कि ये मदीना के बाहर जाएगा और ज़मीन को हिलाएगा। 3 दफ़ा बहुत शदीद किस्म के ज़लज़ले मदीना में एक्सपीरियंस किए जाएंगे और जितने भी मुनाफिकीन हैं वो वहाँ से बाहर निकल के आ जाएंगे। वो तो कहेंगे भाई सबसे पहले मदीना छोड़ो। अच्छा, फिर एक लड़का जो मोमिनीन में से है वो जब बाहर आएगा वहाँ पे तो वो इसको चैलेंज करेगा और कहेगा कि मुझे मालूम है कि तुम अल-मसीह दज्जाल हो। फिर ये लोगों से बोलेगा कि क्या अगर मैं इस बच्चे को कत्ल करके ज़िंदा कर दूँ तो तुम मुझे खुदा मान लोगे। ये जो मुनाफिकीन का टोला वहाँ पे उसके साथ जमा हो गया, तो लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल मांगे। अगेन वही बात कि जी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। तो ये उसको लड़के को ना कत्ल कर देगा और फिर उसके बाद दोबारा जिंदा करेगा। अब ये इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये एक शोबेबाजी होगी या कोई ऐसा ट्रिक होगी, ऑप्टिकल इल्यूजन होगी। और जब वो बच्चा दोबारा जिंदा होगा तो वो उसको ये कहेगा कि पहले तो मुझे शक था, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम अल-मसीह दज्जाल हो, क्योंकि ये बात मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन चुका हूँ कि उन्होंने ये बात कही थी कि ये मेरे साथ होगा। तो मुझे अब यकीन हो गया कि तुम अल-मसीह दज्जाल हो। उसके बाद ये उसे कत्ल नहीं कर पाएगा। अल्लाह सबको हिदायत दे और इसके शर से भी महफूज रखे। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं इसके बारे में। डेफिनेटली जैसे अपने बाकी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तमाम बच्चों के लिए सेगमेंट लाजमी मालूम होना चाहिए ना। यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं उन सबको इस बारे में यकीनन पता होना ज़रूरी है। सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात अगर लोग याद कर लेना तो ये सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात अगर लोग याद कर लेना तो ये बेहतरीन दिफा है। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद है, एक ब्रेक की तरफ पढ़ना है, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। रमज़ान और हम में एक बार फिर खुशामदीद। अब आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी से, अमेरिका में मुकीम है, वहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन करें 2 डिफरेंट डोमेन्स में, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट भी, एज अ पॉलिटिशियन भी। मायनाज माहिर मज़ा क़ल्ब भी हैं और वहाँ की सियासत में बहुत फ़ाल भी हैं और उन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि 3 बार टेक्सास का शहर है पेरिस, ये फ्रांस वाला पेरिस नहीं है, टेक्सास का शहर है पेरिस, वहाँ के मेयर मुंतखब हुए हैं। कई पाकिस्तानी और अमरीकी रहनुमाओं से उनके रिलेशंस अपनी जगह उनका इलाज कर चुके हैं, जिसमें एक बड़ा नाम है साबिक सदर मरहूम जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, और उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक आपको। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी रमज़ान मुबारक हो। डॉक्टर साहब, शुरुआत तो हम इसी से करेंगे। डेफिनेटली सबके जहन में यही एक सवाल है कि मेडिकल के फील्ड से तो आप वाबस्ता हैं, आप प्रैक्टिस तो आप कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सियासत में किस तरह है? देखिए, सियासत में इस तरह से आया कि जब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था तो लोकल इंडस्ट्री एक थी जो कि बंद हुई और मुझे उस वक्त ये ख्याल आया कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट थी उसने बिजनेस को इतना सपोर्ट नहीं किया, लोगों के जॉब्स ख़त्म हुए। That was the primary incentive to increase the number of jobs in the city and be a business friendly city. उससे शुरू हुआ। उसके अलावा दूसरी चीज़ जिसका बहुत मुझे एहसास था वो ये था कि अगर आप देखें तो इंडियंस हैं जो कि इंडियन अमेरिकन हैं जो कि बहुत पार्टिसिपेट करते हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन का रोल बहुत कम था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस पाथ पे जाया जाए एंड खुदा का शुक्र है आई वाज सक्सेसफुल इन इट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ये कहें कि पाकिस्तानी का वहाँ पर मेयर मुंतखब होना ज़ाहिर है, ये 15 साल पहले हम देख चुके कि
जब पहला पाकिस्तानी वहाँ मेयर मुंतखब हुआ, लेकिन आपके पास ये एजाज़ है कि 3 बार आप मेयर मुंतखब हुए हैं। ऐसा क्या किया सर? कौन सी जादू की छड़ी है? 3 बार मेयर और वोट भी बड़े अच्छे 66%। जी जादू की छड़ी कोई नहीं थी, सिर्फ ये था कि अच्छी तरह से काम किया, बहुत मेहनत की, लोकल गवर्नमेंट में इस बात का बहुत ख्याल रखा कि कोई करप्शन नहीं हो, बहुत ट्रांसपेरेंसी हो और आम शहरी के लिए हालात इम्प्रूव किए जाएं, जिसके अंदर हेल्थ सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमने यहाँ पे शहर को साफ करवाया, नई सड़कें बनवाई, हमने नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, हमने जॉब्स को प्रमोट किया, हमने हाउसिंग को इम्प्रूव किया। तो इतने सारे काम किए जिसमें सिटी का ब्यूटिफिकेशन था, सिटी के अंदर सेफ्टी थी, सिटी के अंदर हेल्थ केयर थी। तो मेरे ख्याल से लोगों ने देखा कि पहले के मुकाबले में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, जिसकी वजह से लोगों ने दोबारा वोट दिए। ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि सियासत की बात हो रही है अभी, तो ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, स्पेशली जो मुसलमान कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करें, तो अमेरिका की सियासत में क्या मौक़े हैं उनके लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए बहुत मौक़े हैं, सिर्फ इसकी अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मौक़े फराहम किए जाते हैं। क्या आप उन मौक़ों को यूटिलाइज करते हैं कि ये या नहीं करते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। मौक़े मौजूद हैं और मेरे ख्याल से मेरे बात से आप अगर देखते हैं तो काफ़ी पाकिस्तानियों का रोल बढ़ा ज़रूर है। हर जगह पे इलेक्शन में सक्सीड नहीं हुए, लेकिन सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट होना ही बहुत बड़ी बात है। आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों का स्टैंड चेंज होता है एंड पीपल विल स्टार्ट गेटिंग इलेक्टेड। आफ्टर ऑल मैं इलेक्ट हुआ था और भी लोग बहुत सारे इलेक्ट हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों का रोल बढ़ता जा रहा है, लेकिन देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी टू फर्दर इट। अच्छा सर, अब आते हैं उन पर्सनालिटीज़ के हवाले से बात करते हैं जिनका आपने इलाज किया, और एक नाम हमने लिया भी था आगाज़ में, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके नाम से था, तो उनके मुतालिक जानना चाहेंगे सर कि उनके अलावा किस किस का इलाज किया है आपने? आज मैंने बहुत सारे लोगों का किया, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारे पास हिपा के कंप्लायंस रूल्स हैं, जिसके अंदर हम पेशेंट्स के नाम और उनकी मेडिकल कंडीशंस डिस्कस नहीं कर सकते। परवेज मुशर्रफ साहब के साथ जरा सा डिफरेंस ये है कि उनकी कई चीजें ऐसी हैं जो कि पब्लिश हुई हैं, तो उन चीजों को डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन ऐसी चीजें जो कि नॉन पब्लिश्ड हैं या ऐसे लोगों के नाम जिनको मैंने ट्रीट किया है जो कि नॉन पब्लिश्ड हैं, उनके बारे में डिस्कशन जो है वो गलत बात होगी। इट वाज अगेंस्ट द लॉ टू डू इट। अब सर, चूंकि आपने खुद जिक्र भी किया मुशर्रफ साहब के हवाले से चीज़ें पब्लिश्ड हैं, तो अगर उस हवाले से कुछ चीज़ आप शेयर करना चाहें। पहली बात तो एक मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब मैंने उनके लिए लेटर लिखा था तो देयर वाज सम कंसर्न के लेटर की क्या सिग्निफिकेंस है और वेदर वो करेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे लेटर्स जो हैं गलत लेटर्स नहीं लिखे जाते हैं। लेटर्स आर बेस्ड ऑन प्रिसाइज मेडिकल कंडीशंस। जो हो सकता है उसमें कंफ्यूजन हो, बिकॉज पहले जिस वक्त वो आए थे तो सारी बातें डिस्क्लोज नहीं की गई थी एज इट इज नॉर्मल कि हर प्रेसिडेंट की हर मेडिकल कंडीशन तो डिस्क्लोज नहीं की जाती थी। लेकिन जिस वक्त वो लेटर लिखा गया था वो बिल्कुल एक्यूरेट लेटर लिखा गया था और परवेज मुशर्रफ साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, इंसान थे, हर आदमी से कुछ गलतियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, हर एक काम में हमने भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, तो इसी तरह उनमें भी कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी, लेकिन ओवरऑल ही वाज अ जेंटलमैन एंड ही वाज अ ग्रेट लीडर आई थिंक। अब कुछ उन्होंने गलतियाँ की होंगी उसके बारे में मैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, इसलिए मैं उनके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करता। डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी पूछना चाहेंगे कि डेफिनेटली आप वहाँ पर वेल सेटल्ड हैं और यकीनी तौर पर वहाँ पर जो पाकिस्तान कम्युनिटी है उसमें उनके साथ भी आपकी बातचीत जो है वो साथ साथ होगी, लेकिन साथ साथ ये भी बताएंगे जो पाकिस्तानी यहाँ से वहाँ जाकर सेटल होना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, क्या वो ठीक सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, किन चीज़ों का ख्याल उनको रखना चाहिए अगर वो वहाँ जाकर सेटल होना चाहते हैं? जी हाँ, मैं यही कहूँगा कि इट इज़ अ ग्रेट कंट्री, इट इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ इन्यूमरेबल कल्चर। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से खुशामदीद किया जाता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर, लेकिन जब आप आएँ तो इस ख्याल से आएँ कि आप अपने ऊपर भरोसा करके आएँ, अपनी मेहनत पे भरोसा करें एंड यू विल बी सक्सेसफुल। कोई भी आपको अमेरिका में आगे बढ़ने से रोकेगा नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्जुमंद, साथ मौजूद थे। वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, और इसी तरह से आप नाम रोशन करते रहें पाकिस्तान का, वो चाहे मेडिकल की फील्ड है, वो चाहे सियासत है।
एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं हम। बिल्कुल जी, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ आज की ट्रांसमिशन में रही है हमारे साथ रमज़ान और हम। अब आपका पसंदीदा सेगमेंट है, पसंदीदा इसलिए क्योंकि जिन लोगों को मुल्कों की सैर करने का शौक होता है वो इस सेगमेंट से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं कि आप वहाँ जाए बगैर आप वहाँ की सारी मालूमात इस सेगमेंट के थ्रू हासिल कर रहे होते हैं। तो आज शुएब हम जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं कतर है, जहाँ फीफा वर्ल्ड कप का मैदान सजा था और जहाँ की ज़बरदस्त तकरीब, वहाँ की रंगीनियाँ, वहाँ का माहौल सबको याद है। तो कतर की बात कर रहे हैं। माहीगीरों की छोटी सी बस्ती थी, लेकिन आज दुनिया के सामने एक अमीर रियासत के तौर पर मौजूद है। फलक बोस इमारतें, पुरतायुश मसनूई जजीरे, जदीद तरीन स्टेडियम्स, दुनिया में इसका नुमाया मकाम इसीलिए है। और काला सोना, भला मैंने क्या कहा, तेल और गैस की बात की है। बहुत बड़े ज़खायर यहाँ पर मौजूद हैं और इसी की बदौलत ना सिर्फ कतर ने तरक्की की बल्कि अलग पहचान बनाई है। मजबूत आलमी सालिस बनने का मौका भी इसको मिला। और कतर पर अब मजीद बात करते हैं क्योंकि ये वो मुल्क जिसकी 6th हाईएस्ट जीडीपी है दुनिया में, और अगर अरब ममालिक की बात करें तो हाईएस्ट जीडीपी है। कैसे हो पाया ये छोटी सी बस्ती से इतना ताकतवर मुल्क कतर, आखिर हुआ कैसे? खुर्रम इलाही साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप से ही शुरू कर लेते हैं। कतर के पास एक खसूसी रिकॉर्ड शामिल है, इनके पास है, वो ये कि जो फीफा वर्ल्ड कप है, ये कतर दुनिया का सबसे छोटा मुल्क था और सबसे कम आबादी वाला जिसने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया। कतर की टोटल आबादी है 30 लाख और कतर में जो टोटल विजिटर्स आए थे वर्ल्ड कप के लिए वो थे 15 लाख। यानी कतर आधी आबादी जितने विजिटर्स थे, आधी आबादी जितने विजिटर्स थे। और कतर की जो टोटल आबादी है उसमें से भी जो प्योर कतरी लोग हैं, 30 लाख में जो प्योर कतरी लोग हैं, इसके ऊपर हम बाद में भी आएंगे, वो सिर्फ टोटल आबादी का 15% है। 4.5 से 5 लाख प्योर कतरी हैं, बाकी सब बाहर के लोग हैं। कहा जाता है कि यही स्पिरिट थी जिसने इनको वर्ल्ड कप होस्ट करने में बहुत आसानी दी अरब मुल्कों में, कि दे वर ओपन टू द वर्ल्ड। और जब इनकी इफ्तिताई तकरीब में गनीमुल मफ्ता, जिस बच्चे के भी आपने क्लिप्स भी देखे, उसकी भी यही बात मशहूर हुई कि उसने कहा कि आप हम सब एक ही छतरी के नीचे रह सकते हैं अमन के साथ। अगर हम एक दूसरे को टॉलरेट करना सीख जाएं तो हम एक ही छतरी के नीचे रह सकते हैं। और उस बच्चे ने पूरी दुनिया के सामने मुसलमानों का एक नए तरीके से ऐसे पैगाम पहुंचाया। वो कमर से नीचे माजूर है और उनकी वालदा को कहा गया था कि 15 साल से ज़्यादा नहीं जी सकेंगे। उनकी उम्र अब 22 साल हो चुकी है। वो एक बहुत बड़े आइसक्रीम ब्रांड के ओनर हैं। इसके अलावा वो गल्फ़ रीजन की सबसे बड़ी जो माउंटेन है, जो कि एक पहाड़ है, उसको भी हाथों के ज़ोर पे चढ़ चुके हैं। और उनकी वालदा बताती हैं कि बचपन में ये हाथों पे जूते पहन के अपने साइज़ के लड़कों के साथ फुटबॉल खेलते थे और उनके पीछे मुकम्मल पीछा करते थे। और इनका एक और बहुत बड़ा ख्वाब है कि वो कतर के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, यानी कतर को लीड करना चाहते हैं। तो ये बहुत हैरानकुन बात थी जिसने मोगन फ्रीमैन जैसे कदावर आदमी को घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया कि बड़े होने के लिए कद बड़ा नहीं होता, ख्याल बड़ा होता है, जज्बा बड़ा होता है। तो पूरी कतरी स्पिरिट उसमें शामिल थी। और जैसे उन्होंने मज़हब की एक नई साइड दिखाई कि हम सब एक जगह पर रह सकते हैं अगर हम एक दूसरे को टॉलरेट करना सीख लें, थोड़ नहीं जवान दे बोता वाला जो फिलॉसफी है, तो यहाँ से कतर की ये बात शुरू थी। और फिर इसी साल सबसे महंगी टिकट भी थी जो कि तकरीबन 1200 पाउंड की थी, पाकिस्तानी रुपए की थी। तो कतर के वर्ल्ड कप के पास रिकॉर्ड्स ही रिकॉर्ड। और फिर इतना छोटा मुल्क जिसकी अपनी आबादी 30 लाख है, वो 15 लाख शायकीन को होस्ट करने जा रहे हैं। यानी कि हर शायकीन, एक स्पेक्टेटर के लिए 2 कतरी लोग मौजूद थे। और इसी वजह से कतर की टीम को पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेलने का मौका भी मिला था क्योंकि वो होस्ट कर रहे थे। इस वजह से उनको एक क्वालिफायर भी दिया गया, गो के वो अपना पहला मैच हार गए थे। तो दैट्स मोर और लेस फ्रॉम द कतर वर्ल्ड कप। और इसका जो फुटबॉल है वो पाकिस्तान में बना था। अल रहीला, जिसके लफ्ज़ी मानी होते हैं द जर्नी, सफ़र कुल है और मंजिल जुज़ है। और ये स्मार्ट फुटबॉल था जिसके अंदर चिप लगी हुई थी वगैरह वगैरह, वो बाकी की तफसीली बातें हैं। लेकिन अगर हम कतर की तरफ बढ़ें तो इसकी सबसे हैरानी की बात यह है यहाँ सिर्फ 3 से 4 लाख कतरी हैं, इसलिए इसकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है क्योंकि तेल के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। और जब उसकी इनकम को तकसीम किया जाता है तो आबादी बहुत ही कम है। दूसरी बात जो शुएब को बहुत ज़्यादा एक्साइट करने वाली है, आबादी का तनासुब मर्द और औरत में ऐसे है कि हर 3:1 के साथ है। अच्छा। यानी कि 75% कतर में मर्द हैं और 25% सिर्फ खातीन हैं। तो वहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये कितनी एक थोड़ा सा उसमें प्रोपोर्शन ज़्यादा बिगड़ गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ तनासुब ही है। अच्छा, व्हाई इज दैट सो? इसकी कोई खास रीज़न? इसकी कोई खास वजह नहीं है मेरे ख्याल से। समथिंग लाइक एक तो मैंने बताया कि वैसी कतरी
प्योर आबादी वैसी कम है, 15% और बाकी एक्सपैट्रिएट्स जो बाहर से आते हैं वो अमूमन तौर पर मर्द ही होते हैं, जो अपने हुसैन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो पाकिस्तानी लेबर बहुत शामिल वो अमूमन मर्द ही होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके सामने। इसके अलावा कतर के पास एक और बड़ी स्ट्रेंज बात है जो आप सबको सुन के यकीन आए, ये दुनिया के हमवार तरीन ममालिक में कोई माउंटेन्स नजर नहीं आए हमें, कोई माउंटेन नजर नहीं आती। मतलब कि जो भी बुलंद चीज़ है वो बिल्डिंग है। सबसे हाईएस्ट मुकाम 338 फीट है, यानी कि इस वक्त हम जिस स्टूडियो में आई गेस ये उससे ज़रा ज़्यादा ही ऊपर होगा। और बिल्डिंग्स उनकी बहुत बुलंद है और ये दुनिया का हमवार तरीन मुल्कों में शामिल होता है। लेकिन पिछले 400 सालों में ये ज़मीन से 4 मीटर ऊपर ज़रूर उठ चुका है, जो शिफ्ट्स आते हैं ज़मीन के अंदर उसकी वजह से। एक और जो बहुत हैरान कुन बात यह है कि एक और हमने अरब मुल्क का देखा था, ये बात दुनिया से छुपाई जाती है, लेकिन जो मजहबी ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में क्राइम रेट बहुत कम है, तो कतर भी उनमें शामिल है। दुनिया का दूसरा सेफेस्ट सिटी दोहा को समझा जाता है और उसकी वजह वही शरिया लॉज हैं, जहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता बुराई के ऊपर, किसी भी किस्म की क्राइम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो दोहा इस वजह से जब फीफा के लिए अप्लाई कर रहा था, इट हैड समथिंग टू शो ऑफ कि हम बहुत सेफ हैं, हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है और हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। और अगर हम एक चीज़ और आगे बढ़ें तो बहुत ज़्यादा ममालिक के पास ये चीज़ नहीं है, या तो उनके पास सहरा होते हैं या दरिया होते हैं। इनके पास एक ऐसा शहर भी है जहाँ समंदर और सहरा आके मिलती है, यानी कि ज़मीन की 2 बड़ी ताकतें एक मकाम पर, तरफ से पानी और एक तरफ से रेत। वो भी दुनिया के बहुत ही कम मुकामात हैं। वैसे एजाज पाकिस्तान के पास भी है, कुंड मलिर बलूचिस्तान, सहरा भी है, समंदर भी है, जंगल भी है, बिल्कुल पहाड़ भी है। हाँ, अपने पाकिस्तान की तो बात है, महबूब तो वैसी हर बात में अच्छा लगता है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन ये उनके लिए बहुत हैरानकुन बात है, वो ममालिक जहाँ बहुत गर्मी है। अच्छा, और दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत हाई टेम्परेचर रहते हैं कतर में। उस हाई टेम्परेचर्स के साथ इतना बड़ा वर्ल्ड कप कराना, इतने बड़े एक्सपैट्रिएट्स को अफोर्ड करना, ये बहुत हैरानकुन बात है। ये एक ऑर्डिनरी बात नहीं है। और ये जो इवन वर्ल्ड कप के स्टेडियम्स थे, ये भी सारे उनके एयर कंडीशन थे, जो हैरानी होती है, हालांकि वो ओपन है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत अहम चीज़ जो हमें कतर से सीखनी चाहिए वो है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। जो भी ऊँटों की रेस होती थी उसके ऊपर बच्चे बैठाए जाते थे, लेकिन कतर ने एक लीड ली, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और उसके ऊपर रोबोट्स बैठाए। और वहाँ से उन्होंने इस अपनी अच्छी जो बात है कि अपना जो कल्चर की चीज़ है उसको भी मजबूत रखा, टेक्नोलॉजी के साथ उसको वो भी रखा। दूसरी एक अहम बात, लॉन्गेस्ट साइकिलिंग पाथ, वो जो बाइसिकल की एक अगर हम एक पाथ बनाए तो वो भी दुनिया में जो रिकॉर्ड है वो कतर के पास। उसकी अहम वजह यह है इसकी राह का हमवार होना, क्योंकि वो साइकिलिंग में सबसे आम चीज़ होती है कि राह हमवार होनी चाहिए। तो साइकिलिस्ट के लिए, पैदल चलने वालों के लिए ये एक जन्नत है, और हाइकिंग करने वालों को किसी और मुल्क का रुख करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया खुर्रम, आप हमारे साथ मौजूद थे और इसी तरह से कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम तक पहुंच रही होती है। दिल कर रहा है कतर जाएं, बिल्कुल छुट्टी मिले कतर जाएं। जिस मुल्क के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, दिल यही चाहता है कि वाकई वहाँ जाएं। लेकिन ये हम टूर करा रहे हैं जनाब आपको वर्चुअल। इंशाल्लाह ये सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे। मुलाकात कल करेंगे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।